हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती 2025 के लिए जो टीआरई 4 की हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और एक इंपॉर्टेंट सवाल भी आप लोगों से पूछना है, तो इस सेशन को पूरा आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि इस सेशन के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट सर्वे आप लोगों के साथ में करना है, जिससे कि आपका भविष्य निर्धारित होगा, जिससे आप लोगों की पढ़ाई जो है वो और आसानी से हो पाएंगी, जिससे आप लोगों का फायदा होगा, आप लोग सिलेक्शन के साथ में टॉप रैंक्स भी लेकर आ सकोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ में। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया था उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सेशन स्टार्ट होने से पहले ही अपना अपना योगदान यहाँ पर में दे दिया है, तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन सभी लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित, क्योंकि उन्होंने अपनी यहाँ पर में ऊर्जा दी है, ठीक है, इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया है, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे आप सभी के लोग, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन जो है आप लोगों का बहुत ही बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बीपीएससी टीआरई के अंदर में पूछा गया सवाल है, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये याद रखना आप लोगों ने। बीपीएससी टीआरई का भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था, चार्टर ऑफ स्लेवरी। अगर किसी भी बच्चे ने, ठीक है, पेड क्लास के अंदर में हम लोगों ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस किए हैं, ठीक है, अगर वो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो हम लोगों ने 2 क्लासेस की है पेड क्लास के अंदर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस हमने देखे हैं। उसमें हम लोगों ने 1936 का, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन देखा था। 1936 में 2 सेशन हुए थे। एक हुआ था फैजपुर के अंदर में, जो पहला गांव का सेशन था, दिसंबर में हुआ था, और एक हुआ था आप लोगों का अप्रैल के अंदर में, लखनऊ के अंदर में, 1936 में। इसके अंदर में भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्रिटिसाइज किया गया था। तो किसने इस सेशन की अध्यक्षता की थी और 1935 के कानून को गुलामी का चार्टर बताया था, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे से देख पाएंगे यहाँ पर में। सर, कल आपने कैश क्रॉप वाला टॉपिक में केसी में पढ़ाकर उसे एकदम हलवा बना दिया, वर्ल्ड बेस्ट कैप्सूल। थैंक यू वेरी मच अर्नव ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आया कल का नॉलेज कैप्सूल, ठीक है। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को वो सारे टॉपिक जो आपको टफ लगते हैं वो आसान से आसान भाषा में समझा दिए जाए। और कैश क्रॉप और फूड क्रॉप, मुझे लगता है कि आज के बाद टीचिंग परीक्षा का कोई भी स्टूडेंट जिसने नॉलेज कैप्सूल देखा वो कभी जिंदगी में गलत नहीं करके आएगा, ठीक है। तो लखनऊ अधिवेशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 1936 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया था, इसको गुलामी का चार्टर बताया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहां पर में दिया हुआ है, कहीं पे भी नहीं दिया है, तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा। लीजिए, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। और आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के अंदर में ये वाला बात बताया था कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और उन्होंने 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन विडंबना देखिए कि हमारे भारत का जब संविधान बना उसमें मैक्सिमम प्रावधान कहां से लिए गए हैं, मैक्सिमम चीजें कहां से ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। हमारा संविधान का मैक्सिमम भाग जो है वो 1935 का जो कानून था उसी से लिया गया है। जबकि उस समय में भारत जो है आधिकारिक जो थे हमारे उस समय के नेता, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सभी ने इस कानून का विरोध किया था उस समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, रिपीट करके पूछा जा सकता है। एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, चुनाव में प्रयुक्त होने वाली अमीर स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है। आप लोग वोट देने जाते हो, ठीक है, तो चुनाव में जो स्याही इस्तेमाल होती है, ठीक है, इनडायलेबल इलेक्शन इंक इसको बोला जाता है। तो आपको बताना है कि इस इंक के अंदर में, ठीक है, कौन सा यौगिक या कौन सा रसायन इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आपका इस्तेमाल होता है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल इसके अंदर में किया जाता है ताकि डबल वोटिंग को रोका जा सके। अदरवाइज क्या होगा कि आप एक जगह पे वोट डालोगे, फिर दूसरे जगह पे जाओगे वहां भी वोट डाल दोगे, लेकिन जब यहाँ पर में ये निशान लगा हुआ होता है तो इससे ये हो जाता है कि आपने वोट डाला है, ठीक है, इससे डबल वोट जो है वो डालने से एक इंसान रह जाता है, मतलब उसको रोका जा सकता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल इसके अंदर में किया जाता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आप लोगों से कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला ही दे दिया जाए कि आपको सिल्वर नाइट्रेट को कैसे डिनोट करते हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे।
ठीक है, तो ध्यान से समझना आप लोग फ्रेंड्स, कभी अगर मान लो सिल्वर नाइट्रेट आप लोगों को ऐसे लिखा हुआ ना देकर ऐसे कुछ तो भी लिखकर दे दिया जाए, तो AgNO3 ये याद रखना है आप लोगों ने, Ag, ठीक है, अलग कलर से लिख देता हूं, ठीक है, AgNO3, ठीक है, लिख दीजिए आप लोग AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये Ag क्या है, ठीक है, सिल्वर, ओके, चलिए, तो AgNO3 भी लिखकर आ सकता है, तो उसको भी याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी? वेदांता कॉलेज, जी, तो देखिए वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कहाँ की थी। तो राजा राममोहन रॉय जो है फ्रेंड्स, इन्होंने की थी, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है। 1825 के अंदर में इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी, कलकत्ता के अंदर में, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों ने, वेदांता कॉलेज की स्थापना कलकत्ता के अंदर में किसने की थी? 1825 में राजा राममोहन रॉय ने। अब ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन रिनेसा किसको कहा जाता है? ओके, तो फादर ऑफ इंडियन रिनेसा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? देखो, जागरण मतलब जागना, पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना, फिर से भारत को जो है एक सही बनाना, क्योंकि हमारे भारत के समाज के अंदर में कई सारी कुरीतियां आ गई थी, तो इसको ठीक करने के लिए कई सारे समाज सुधारक आए, उनमें से सबसे महान जो माना जाता है, सबसे शुरुआती माना जाता है, ठीक है, राजा राममोहन रॉय को। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में इनको कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता, ठीक है, राजा राममोहन रॉय, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आप लोगों से बन सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, कि राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि उनको किसने दी थी? ठीक है, अकबर द सेकंड ने दी थी, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, अकबर द सेकंड। अब ये अकबर द ग्रेट वाला अकबर नहीं है, ये अकबर द सेकंड जो है, ये सेकंड लास्ट मुगल बादशाह था, इसका भी नाम अकबर था, तो इसको अकबर द सेकंड बोल देते हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। चलिए, तो ये भी याद रखेंगे। और राजा राममोहन रॉय को लंदन किसने भेजा था अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए, अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए? तो वो भी अकबर द सेकंड ही था, ठीक है। एक्चुअली मुगल बादशाहों को अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पैसे दिया करती थी, पेंशन दिया करती थी। अब पेंशन थोड़ी कम पड़ रही थी, ठीक है, इनको लाल किले तक जो है सीमित कर दिया गया था, तो बैठे बैठे क्या करे भाई, मतलब एक तो घर में रहते, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उन लोगों का, इन राजा लोगों का, कहीं लड़ाई उड़ाई पे तो जा नहीं सकते थे। आपको पता है कि घर में रहेंगे तो फिर जो ये चचा अगर घर पे ही रहेंगे तो चाचियां इनको परेशान करेंगी, ये दिला दो ना, वो दिला दो ना, ठीक है। तो एक हो तो बात अलग है, एक संभलती नहीं, कई सारी होती थी इन लोगों की, तो पैसे की कमी तो पड़ेगी ना। तो इन्होंने राजा राममोहन रॉय को, ठीक है, लंदन भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के पास में, अपना एक सिफारिश लेकर कि थोड़ा सा ट्राई करो ना, उधर में पैसे उससे बढ़ जाया करके थोड़ा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा मैं इमेजिन करता हूँ कि ऐसा कुछ उस समय में रहा होगा उनका। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए, कल रात में हम लोगों ने नॉलेज कैप्सूल के अंदर में एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, नकदी फसल वाली। इस क्वेश्चन का आंसर कल रात में जितने भी बच्चे थे वो बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, 1600 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ अभी इतने स्पीड में, ठीक है। हर एक बच्चा सेशन को लाइक कर देगा, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा सकूं। देखिए, अगर निम्नलिखित में से कौन सी फसल, ठीक है, नकदी फसल है? नकदी फसल का हम लोगों ने कल क्या देखा था भाई, कुछ फसलें खाने वाली फसलें होती है, जिनको खाया जाता है या खाने के उद्देश्य से उगाया जाता है, वो बात अलग है कि उसको बेचते भी, लेकिन कुछ फसल ऐसी होती है जिनको बेचने के उद्देश्य से ही उगाया जाता है, ठीक है, केवल और केवल। तो आपका कपास, कपास खाओगे तो नहीं आप लोग, केवल बेचोगे ही, तो ये आप लोगों की क्या है, कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप, ठीक है, ये कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप, ठीक है। मूंगफली जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि ये भी कैश क्रॉप है, इससे तेल निकाला जाता है। सनफ्लावर आपको रात में बताया था मैंने, सूरजमुखी का फूल, ठीक है, वो भी कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, उससे तेल निकाला जाता है, मूंगफली से भी तेल निकाला जाता है, मेन जो काम है उसका, ठीक है। गन्ना, गन्ने से जो है वो शक्कर बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है आप लोगों की, तो ये भी आप लोगों का कैश क्रॉप है, जो बेचा जाता है आगे में, ठीक है, किसी न किसी काम के लिए, जैसे मूंगफली से तेल निकालने के लिए, कपास से कपड़ा बनाने के लिए। ज्वार जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, मेनली खाने के लिए उगाया जाता है इसको, तो ये फूड क्रॉप है आपकी। क्या है ये? फूड क्रॉप। कल हम लोगों ने पूरा डिटेल में कितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे कल, और आप लोगों को मैंने चैलेंज किया था कि आप लोग रिवाइज करेंगे बार बार, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने रिवाइज भी किया होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी वाली कैश क्रॉप है, नकदी फसल है? तो ये फूड क्रॉप है आप लोगों की, ठीक है, ये वाली। तो 1 2 और एक, ए बी और डी,
तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, मोर देन वन ऑफ दी अबो इज द आंसर, मोर देन वन ऑफ दी अबो। ठीक है, मोटा, मोर देन वन ऑफ दी अबो, ई इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से है आप लोगों के यहाँ पर में? ठीक है, नकदी फसल में है, ए है, ठीक है, बी है और डी है। ठीक है, ए बी डी, और सी क्यों नहीं है वो भी आप लोगों को बता दिया। अदरवाइज वैसे तो हम पहले दो को देखकर ही आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबो लगा सकते थे। ठीक है, तो आंसर ए बी और डी, मोर देन वन ऑफ दी अबो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं, वैसे क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो। जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो और ये इस तरीके के क्वेश्चन जो हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स में नॉलेज कैप्सूल्स कर रहे हो उसके साथ में जुड़ना चाहते हो, तो आप लोग अभी जुड़ जाइए। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा रिपब्लिक डे सेल है वो चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, रिपब्लिक डे सेल जो है फ्रेंड्स, उसमें फ्लैट 60% आपको ऑफ मिल रहा है आप लोगों को सभी को। साथ ही साथ जितने भी बच्चे हैं जो 26 तारीख तक खरीद लेंगे कोर्स को, ठीक है, और जो ले चुके हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर मैं आपका 1999 का जो वैदिक मैथ्स का जो कोर्स है, ठीक है, लगभग 2000 रुपए का, वो फ्री आपको मिल रहा है। ये फ्री आपको मिल रहा है। आप लोगों को क्या करना है इसके अंदर में फ्रेंड्स, पूरा का पूरा जो वैदिक बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स का पावरफुल एंशिएंट जो इंडियन मैथमेटिक टेक्निक्स है उसका पूरा का पूरा कोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। अदरवाइज ये टीचिंग परीक्षा पर 2000 रुपए का मिलता है। ठीक है, आपको जो भी आप टीचिंग जो भी कोर्स ले रहे हो उसके साथ में फ्री मिलेगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, एक नंबर है अभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को वो नंबर भी, ठीक है, उसके ऊपर में आप मैसेज कर दोगे एंड क्लेम कर दोगे, आपको आपके साथ में जुड़ जाएगा। चलिए बताइए यहाँ पर मैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किसके चुनाव में किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किसके चुनाव में किया जाता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है, देखो आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो है वोट देने जब जाते हो तो आप क्या करते हो, किसी ए बी सी डी इतने लोग हैं उनमें से किसी एक को ही वोट देते हो। आपको अगर बी को देना तो सिर्फ एक को देंगे। बट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अंदर में ऐसा नहीं होता। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अंदर में क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर 3 लोग हैं ए बी और सी, तो अब आप इसमें से डिसाइड करोगे कि आपको पहला प्रेफरेंस किसको देना है। मान लेते हैं कि आपने पहला प्रेफरेंस जो है वो बी को दिया, ठीक है, दूसरा सी को दिया, ठीक है, और तीसरा ए को दिया। मतलब आप चाहते हो कि पहले नंबर पे अगर कोई जीते जीते कोई अगर, तो बी जीते। अगर बी नहीं जीतता है तो आपकी इच्छा कौन है, अगर बी नहीं जीतेगा तो कौन जीत जाए, सी जीत जाए। अगर सी भी नहीं जीतता तब जाके 3 जीते, ए जीते। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आपका जो है प्रेफरेंस आप देते हो। अगर किसी व्यक्ति को आधे से ज्यादा एक नंबर वाले वोट मिल गए, ठीक है, तो वो जीत जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है इन तीनों में से जिसको आधे से ज्यादा वन वाले वोट नहीं मिले, तो जो सबसे कम जिसको वन वाले वोट मिले होते हैं, ठीक है, जिसको भी सबसे कम वन वाले वोट मिले होते हैं उसके वन वाले वोट जो है वो फर्स्ट वाले को ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर फिर भी वो जीत गया, ठीक है, वो जीत गया अगर, तो उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। अदरवाइज नहीं तो फिर से ये प्रक्रिया की जाती है जब तक वो जीत ना जाए। आप अगर चाहोगे तो मैं आप लोगों को जो है पूरा का पूरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है समझा भी दूंगा। राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है उसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव भी इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो लोकसभा में तो डायरेक्ट वोटिंग होती है, स्टेट असेंबली के अंदर में भी आपको पता है। स्पीकर का चुनाव भी एक ही वोट दे सकता है एक इंसान। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव इस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसके अंदर में क्या होता है ना कि आपको प्रेफरेंस देना होता है कि आप अगर एक से ज्यादा लोग खड़े हैं चुनाव के अंदर में, तो आप पहला प्रेफरेंस किसको दे रहे हो, दूसरा किसको दे रहे हो, तीसरा किसको दे रहे हो। मतलब आप एक व्यक्ति को वोट नहीं देते, एक से ज्यादा लोगों को वोट देते हो, बस प्रेफरेंस दे देते हो अपना। ठीक है, प्रेसिडेंट का चुनाव भी ऐसे ही होता है, हमारे राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। यहाँ पर बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य है आपका। देखो आप लोगों की ये आपका बीपीएससी टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसी वजह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर आप लोगों के लिए पढ़ाया है फंडामेंटल ड्यूटी का, ठीक है, पेड क्लास के अंदर में। तो और न्यू बैच के अंदर में अभी ये लाइव होगा आप लोगों का वापस से। तो फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप पढ़ना चाहते हो पूरा का पूरा, तो आप लोग जो लोग एनरोल कर चुके हैं, जब भी वो क्लास होंगी तब जरूर जुड़िएगा उसमें।
मैं आपको अभी फिलहाल के लिए बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, हमारे संविधान के अंदर में पहले से नहीं था। इसको 1976 के अंदर में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ठीक है, मूल कर्तव्य का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है, और पार्ट नंबर 4A। ठीक है, 4A। ठीक है, एक ही आर्टिकल है उसमें जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। पहले 10 थी। ठीक है, पहले 10 थी, फिर एक और जोड़ी गई तो 11 हो गई। ठीक है, ये 11वें नंबर की जो थी ना आप लोगों की, वो जोड़ी गई थी 2003 में। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य में आता है। तो हमारे भारत की देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, भाई ऑब्वियस बात है, ये आपकी ड्यूटी है। हमारे देश की एकता को और अखंडता को कायम रखना ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बचा के रखना ये भी आपकी ड्यूटी है। ठीक है, टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू चाइल्ड, अपने बच्चों को जो है वो शैक्षणिक अवसर देना, ये 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी थी आप लोगों की, जो राइट टू एजुकेशन के साथ में जोड़ी गई। तो अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, भाई वो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है, ठीक है, ये आप लोगों के याद रखना है आप लोगों ने, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। वैसे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है आप लोगों की सारी। ठीक है, मैंने हमेशा जो है पढ़ाई है हर टीआरई के अंदर में, इस बार भी पढ़ाया था टीआरई 4 में, और न्यू बैच के अंदर में भी पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएंगी जो पुराने बच्चे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे पहले से लिए हुए हैं उनका डबल फायदा हो रहा है। ठीक है, उनको 2 बैच मिल जा रही है, प्लस रिवीजन ज्यादा करने के लिए मिल रही है, ज्यादा लंबे समय तक बैच उनके पास में रहेगा। तो आप लोग कर सकते हो। और साथ ही साथ अभी तो आप लोगों के लिए एक और हम लोगों ने बैच दे दिया है वैदिक मैथ्स का भी, और आगे में ठीक है बहुत जल्द आप लोगों की संकल्प टेस्ट 3 होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। जो भी पेड स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए फ्री रहेंगी, बाकी लोगों को 99 रुपीज अलग से देना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, जो लोग ले चुके होंगे कोर्स उनके लिए फ्री रहेंगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज अभी टोटल 11 है। आर्टिकल और पार्ट लिख देंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में, आप लोग जल्दी से लिख दीजिए। ऐप पर हर क्लास को छोटे छोटे पार्ट में बताया है आपने, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, थैंक यू सो मच सर। चलो विश्व प्रताप जी, आपको अच्छा लग रहा है क्लास के अंदर में पढ़ने में, पिन में, ठीक है, यही हमारा लक्ष्य भी है कि आपको ठीक है अच्छा लगे। सर आपका क्लास कैसे लेंगे, तो नीचे में देखिए कोर्स इंक्वायरी के लिए नंबर चल रहा है 7611101101 96978844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ठीक है, और रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है तो उस पर तो आपको 60% ऑफ भी मिल जाएगा। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भूमि से ढका हुआ है, आपको बताना है कि पूरी पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जो है वो भूमि से ढका हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी की बुक का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों का 8वीं क्लास की जो ज्योग्राफी की पुस्तक है उसमें 2nd नंबर के चैप्टर के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, तो लगभग लगभग जो है आप लोगों के सबसे क्लोजेस्ट आंसर है आपका, ठीक है, कि 71% आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की पानी है। ठीक है, तो भूमि कितना हो गया आप लोगों का, ठीक है, तो भूमि हो गया आप लोगों का 30% लगभग। ठीक है, तो 30% भाग जो है आप लोगों का क्या है, भूभाग है। ठीक है, भूमि का भाग है, भाग भूमि है, ये याद रखना आप लोगों ने कि करीब 30% जो टोटल एरिया है अर्थ का सरफेस एरिया, वो भूमि से ढका हुआ है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख भी सकते हो कि क्लास 8 ज्योग्राफी के अंदर में, ठीक है, जो लैंड नाम का चैप्टर है आपका उसी के अंदर में दिया हुआ है, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसके अंदर में आप देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि 30% जो टोटल एरिया है पृथ्वी का, ठीक है, वो आपका क्या है, भूमि है। तो सिंपल सा आप लोगों ने एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे तो आगे में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता रहूंगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक बीपीएससी का क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए बीपीएससी जीएस 1994 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने रात में क्वेश्चन देखा था, ठीक है, ठीक है, जल्दी बताइए। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आंसर करिए जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि कल जो है आप लोगों का एक नेशनल मूवमेंट वाली क्लास हो जाए, ठीक है, ये भी बताइएगा आप लोग मुझे। ठीक है, कितने लोग कल चाहते हैं कि एक नेशनल मूवमेंट वाली कल क्लास हो जाए। कल 26 जनवरी भी है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा का बर्थडे भी है। ठीक है, लाइव ओनली क्लास रहेगी। ठीक है, जितने लोग रहेंगे लाइव उन्हीं लोगों के लिए रहेंगी पूरी की पूरी क्लास। ठीक है, और दोपहर में 2 बजे अगर आप चाहते हो तो मुझे अभी बताइए यहाँ पर मैं कमेंट करके, तो हम लोग लगा भी देंगे उसको। तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए शुगर जो है ये नकदी फसल है।
गन्ना, नकदी फसल मतलब जिसको बेचकर पैसे कमाए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं। जूट, ठीक है, ये बेचा जाता है, खाया नहीं जाता। जूट वो रेशे होते हैं जिससे बोरे वगैरह आपके बनते हैं ना, वो। कॉटन, कॉटन भी थोड़ी ना खाओगे आप, बेचोगे ना इसको कपड़ा बनाने के लिए, तो ये आपका हो गया। जबकि आपका जो वीट है, वीट, गेहूं, राइस, ठीक है, चावल, आपका ये क्या है, आपके फूड क्रॉप के अंदर में आते हैं, तो ये फूड क्रॉप है आपका, फूड क्रॉप, खाद्यान्न फसल, ठीक है। तो ये फूड क्रॉप आप लोगों का हो गया। तो कौन सा वाला नकदी फसल नहीं है बोला, तो ये है वीट, वीट फूड क्रॉप है, तो नकदी फसल नहीं है वो, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को दी हुई है। आपको ये भी बताया है प्रॉपरली कि कौन सा वाला फूड क्रॉप होता है, कौन सा कैश क्रॉप। अगर कोई भी क्रॉप, ठीक है, जो है उसका रॉ मटेरियल जो है आप लोगों का, ठीक है, मतलब जो फूड क्रॉप है वो अगर मान लीजिए डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए उगाया जाता है, ठीक है, तो वो फूड क्रॉप होता है। जो केवल और केवल बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है वो आपका कैश क्रॉप होता है, ठीक है। जैसे कॉफी, शुगर केन, जूट, रबर, चाय, ये सब क्या है आप लोगों के कैश क्रॉप के अंदर में आएंगे। वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ये सब आप लोगों के फूड क्रॉप्स के अंदर में आएंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं फ्रेंड्स की पावरफुल मैथमेटिक, वैदिक मैथमेटिक्स का कोर्स जो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों के लिए सिंपल सा है, रिपब्लिक डे से चल रहा है, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे एलिजिबल है इसके अंदर में, आप सभी लोग इसको क्लेम करने के लिए। आपने क्या करना है, आप लोग जैसे बैच परचेस कर लेते हो, ठीक है, कोई भी बैच, ठीक है, इनमें से कोई भी बैच आप 60% ऑफ के साथ में, आपको क्या करना है सिंपली, ठीक है, इस 2,000 रुपए के कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, आप लोगों ने जितने भी बच्चे हैं उनको अपने व्हाट्सएप, रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर है जिससे आपने कोर्स खरीदा है उससे, ठीक है, इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप करना है टीम को, ठीक है, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जिससे आपने टीपी पे कोर्स खरीदा हुआ है उस नंबर से, ठीक है। टीम क्या करेंगी, आपको इस कोर्स के अंदर में एक प्रोसेस बताएंगी, ठीक है, आप इस कोर्स के अंदर में ऐड हो जाओगे, आप इस वैदिक मैथ्स के कोर्स के अंदर में। तो क्लेम करने के लिए आपको सिंपली इसके ऊपर में व्हाट्सएप करना है, ठीक है, कोर्स परचेस करने के बाद में। तो जितने भी लोग हैं वो कर सकते हैं, ओके। नाउ फ्रेंड्स, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, ठीक है, अली वर्दी, इन विच ईयर वाज अली वर्दी अपॉइंटेड द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार। देखिए अली वर्दी खान जो कि एक समय में जो है फ्रेंड्स बाद में जाकर बंगाल का नवाब बना, ठीक है। तो अली वर्दी खान जो है ये याद रखना है आप लोगों ने कि 1733 के अंदर में बिहार का उपराज्यपाल, बिहार का डेप्यूटी गवर्नर भी बना था ये, ठीक है। तो बिहार का डेप्यूटी गवर्नर भी जो है ये बना था 1733 के अंदर में। बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके के जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो सारे के सारे टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो अली वर्दी किस वर्ष बिहार का उपराज्यपाल बना था, 1733 के अंदर में। ये अली वर्दी खान जो बाद में जाकर बंगाल का नवाब भी बना, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ओके। तो अगर आप लोग चाहते हो, कितने लोग चाहते हैं कि कल जो है आप लोगों का नेशनल मूवमेंट वाली क्लास हो जाए, ठीक है, ये वाली आप लोगों की इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, रिपब्लिक डे स्पेशल आप लोगों का, ओके, जल्दी बताइए। 1 बजे नहीं होंगी, 2 बजे होंगी ये क्लास आप लोगों की, अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है, कल आप लोगों की। बताइए जल्दी जल्दी से कितने लोग चाहते हैं, हाथ ऊपर कर देंगे। और पोल भी आप लोगों के पास में आ गया है, लेकिन लाइव ओनली क्लास रहेंगी ये, ठीक है, केवल वही लोग देख पाएंगे जो लाइव आएंगे, और उसके बाद में उनको टेस्ट भी मिलेगी, ठीक है, एग्जैक्ट 2 बजे। बता दीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए पोल में भी आंसर्स कर रहे हैं कंटिन्यूअसली लोग। बिहार के नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं डाल दूंगा पक्का आपके। और बताइए और क्या क्या उसमें ऐड करना है, लेकिन लाइव ओनली क्लास रहेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। आदित्य सिंह बोल रहे बिहार नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दीजिएगा कल सर, तो मैं करवा दूंगा उसके अंदर में, बिहार के अंदर, बिहार से जो क्वेश्चन आए होंगे उसके अंदर में, ठीक है। पीर अली वाला एक क्वेश्चन आता है, अगर आप लोगों को पता हो कि बुक सेलर थे पटना के, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के अंदर में, जिनको 6 तारीख को जो है 6 जुलाई को फांसी पे लटका दिया गया था, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा दूंगा मैं, अगर आप लोग चाहोगे तो। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं, ठीक है, 98% लोग चाह रहे हैं, लेकिन लाइव ओनली क्लास रहेंगी तो सभी के सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, और 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग के साथ में हम लोग करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आप सभी के सभी लोग पहले से आ जाएंगे और बताएंगे मुझे कि फिर आपका स्कोर कितना आया करके, ठीक है, नंबरिंग के साथ में। और अभी आज ही जाकर उस सेशन को आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हो तो टीम लगा देंगी इस सेशन को। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उस सेशन को जो है लाइक करके, आप लोगों ने उसका नोटिफाई मी का बटन दबा देना है आप लोगों ने, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तब तक हमारे चलिए मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों का, जो बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर में ये क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी टीआरई में पूछा गया, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। समाज सुधारक और धर्म सुधारक वाले क्वेश्चन भी डाल दीजिएगा। तबस्सुम जी बिल्कुल, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पूरे देश के समाज सुधारक और धर्म सुधारक वाले क्वेश्चन डाल दूं, ठीक है, उस सेशन के अंदर में, तो वो भी बता दीजिए मुझे, या फिर सिर्फ सिर्फ बिहार स्पेसिफिक डालना है वो भी बता दीजिएगा। अभी बता दीजिए आप लोग, धर्म सुधारक और समाज सुधारक वाले जो क्वेश्चन है उसमें केवल बिहार स्पेसिफिक वाले डालना है या ऑल इंडिया वाले डालना है। ठीक है, जो भी मैक्सिमम लोग जिस बारे में कहेंगे मैं वो वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए कल डाल दूंगा। तो लिख दीजिए कमेंट में आप सभी के सभी। इंडिया फॉर इंडियंस नाम जो प्रसिद्ध नारा है वो किसने दिया था? ठीक है, तो इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है, ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने। और आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये क्वेश्चन जो है ये हम लोगों ने आप लोगों को ऑलरेडी करवाया हुआ था। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक वन ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जाम का, इंडिया फॉर इंडियंस नाम का, और ये क्वेश्चन आपका टीचिंग परीक्षा के ऐप पर उपलब्ध भी है। ठीक है, आप देख भी सकते हो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया था एक प्रीवियस एग्जाम का, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती उसका आंसर था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डायरेक्टली किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर में एज इट इज, ठीक है, आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आप लोगों को मिलने वाला है थोड़े दिनों के अंदर में। ठीक है, तो देखिए ये मैंने जब पढ़ाया तो उस समय बताया था आपको कि 1875 के अंदर में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बॉम्बे में। ठीक है, और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने ही नारा दिया था इंडिया फॉर इंडियंस। एक नारा उन्होंने और दिया था। ठीक है, वो नारा था वेदों की ओर लौटो। कितने लोगों को याद है? ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, वेदों की ओर लौटो। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना कौन से साल में हुई थी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 के अंदर में। कहा हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। बाद में उसका हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट कर लिया गया था 3 साल बाद, 1878 में, लेकिन सबसे पहले इसकी जब स्थापना हुई थी तब स्थापना हुई थी इसकी बॉम्बे के अंदर में। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। चलिए ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर में क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेना वंश को हराकर बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया था? ठीक है, सेना वंश या सेन वंश भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सेन वंश या सेना वंश जो था उसको हराकर उन्होंने बंगाल के ऊपर में और बिहार के इलाकों के ऊपर में कब्जा कर लिया था। देखिए लक्ष्मण सेन, सेना वंश का भी जो राजा था उसका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, उसको हरा दिया था उन्होंने। ठीक है, और उसने लक्ष्मण सेन को हराकर, ठीक है, बिहार और बंगाल के ऊपर में कब्जा कर लिया था बख्तियार खिलजी ने। तो बख्तियार खिलजी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसने नालंदा, ठीक है, इसके बाद में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और उदंतपुरी मठ, इसको भी आग लगा दी थी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका गवर्नर हुआ करता था, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गवर्नर था ये। ठीक है, उसका सेनापति था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल हुआ करता था। इसने जो है बिहार और बंगाल के ऊपर में कब्जा कर लिया था। सेन वंश, लक्ष्मण सेन को हराया था। किसको हराया था, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में बहुत बार। ठीक है, लक्ष्मण सेन को। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों का नेशनल मूवमेंट और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों की यहाँ पर में ताकत कैसे बढ़ी, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई का भी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों से कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो बक्सर की जो लड़ाई थी ये आप लोगों की हुई थी 1764 के अंदर में। ठीक है, 1764 में बक्सर में ये लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस, ठीक है, मुगल मुगल बादशाह शाह आलम दो, ठीक है, और अवध के नवाब थे। ठीक है, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब। ठीक है, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था। तो कौन इसके जो है
इसका नेतृत्व कर रहे थे, इनकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो बक्सर की लड़ाई के अंदर में जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। आप लोगों से अगर पूछा जाए, ठीक है, कि एक क्वेश्चन अलग तरीके से इस तरीके से पूछा जा सकता है, बक्सर की लड़ाई के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोगों का वो आंसर अलग हो जाएगा। आप लोगों का बक्सर की लड़ाई के दौरान जो है आप लोगों का गवर्नर कौन था, ये तो वो वेंसी टाट था आपका। ठीक है, वेंसी टाट गवर्नर था, लेकिन वो लड़ाई करने नहीं गया था ना। लड़ाई करने कौन गया था? सेनापति। तो सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये दोनों पॉइंट है, दोनों एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो वेंसी टाट उस समय में गवर्नर था, गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव उसके बाद में 1 साल बाद आया था, रॉबर्ट क्लाइव वापस से। पहले वो प्लासी के समय में भी था, ठीक है, 1757 में, लेकिन उसके बाद में उसका तबादला हो गया था। लेकिन जब वो बाद में आया 1764 में फिर से, ठीक है, तो उस समय में जो है फ्रेंड्स वेंसी टाट को रिप्लेस किया था उसने। वेंसी टाट गवर्नर था। ये क्वेश्चन आया था आई थिंक शायद जहां तक मुझे याद है छत्तीसगढ़ टेट 2019 के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था, और बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो टीम प्लीज एक बार देख लीजिएगा कि वो क्वेश्चन जहां मुझे याद आ रहा है कि वेंसी टाट वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में। एक बार अगर आया हुआ है दिख रहा होगा कहीं पे हमारे पास में हमारे ठीक है क्वेश्चन बैंक में, तो प्लीज उसको लगा दीजिए। तो बक्सर के युद्ध के बाद में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? बक्सर के युद्ध के बाद में, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। उसके अगले साल जो है इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए गए। ठीक है, टीजीटी एसएसटी में आया था। यस सर आया था, यस सर आया था। चलिए, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं टीजीटी एसएसटी के अंदर में आया था ये वेंसी टाट वाला क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए टीम, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आया हुआ है तो हम करवा देंगे बच्चों को। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि है? प्राइमरी एक्टिविटी। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है, सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी है, ये भी आप लोग बता दीजिएगा। गतिविधि का मतलब वो होता है ऐसी गतिविधियां या ऐसी एक्टिविटीज जिसके तहत, जिसमें डायरेक्टली आपको नेचर से कोई चीज प्राप्त हो रही है, डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, प्रकृति से आपको कोई चीज प्राप्त हो रही है, नेचर से। ओके, तो आपका जो भी कृषि के अंदर में जो चीजें होती है वो आपको नेचर से प्राप्त हो रही होती है ना। आप थोड़ी ना लैब में बना रहे हो, तो भाई जमीन से निकल रहा है, नेचर से मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है आपकी। बैंकिंग जो है ये सर्विस है। ठीक है, सर्विस, सर्विस ये टर्शरी सेक्टर के अंदर में आता है, आपका तृतीय श्रेणी के अंदर में। और मैन्युफैक्चरिंग जो है ये क्या करता है? एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर से मिली हुई चीजों को, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें निकलती है उसके ऊपर में प्रोसेसिंग करता है, उसमें प्रसंस्करण करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो जो प्रोसेसिंग होती है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी। और ये आता है टर्शरी सेक्टर के अंदर में आप लोगों का, सर्विस सेक्टर। इवन टीचिंग किस में आता है? टर्शरी सेक्टर में, वो एक सर्विस है एक प्रकार की। ठीक है, ट्रेड किस में आता है? टर्शरी सेक्टर में आता है, वो एक प्रकार की सर्विस है, ट्रेड। एक जगह से जो है व्यापारी माल खरीदता है, दूसरी जगह पे बेचता है। बैंकर क्या करता है? बैंकर आपको सुविधा देता है कि आपके पैसे संभाल कर रखे जाए वहां पर में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स आपको अलग अलग जो है वो सुविधाएं मिलती है इसके अंदर में। ठीक है, चलिए, तो ये एक पॉइंट था जो आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का। ठीक है, प्राथमिक गतिविधि, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होती है। अगर आप लोगों से बोल दिया जाए माइनिंग क्या होती है, ठीक है, खनन, खनन, खनन कौन सी कैटेगरी में आएगा आप लोगों का? खनन जिसको माइनिंग कहते हो आप लोग, माइनिंग, कोयले की खदान होती है या सोने की खदान होती है, अलग अलग खदानें होती है, माइनिंग किसके अंदर में आएंगी? बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर में बात करें हमारी, ठीक है, तो खनन जो है आप लोगों का ये प्राथमिक गतिविधियों के अंदर में आएगा, क्योंकि डायरेक्टली नेचर से आप लोगों को मिल रही है। अरे खनन क्या है? माइनिंग में क्या हो रहा है? डायरेक्टली नेचर से निकाल रहे हो ना आप। ठीक है, कोयला का आप लैब में थोड़ी बना रहे हो, कोयला तो आप नीचे से निकाल रहे हो। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में आता है। प्लीज इसको याद रखेंगे, हर कोई बच्चा लिख देगा कि माइनिंग जो है, माइनिंग, खनन प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। चलो अभी इतना ही खर्चा हो गया, तो मुझे बताओ फिशिंग किस में आती है? फिशिंग, ठीक है, मछली पकड़ना। ठीक है, मछली पकड़ना किस में आता है ये बताइए आप लोग। मछली पकड़ना किस कैटेगरी के अंदर में आता है? तो मछली पकड़ना भी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। मछली आप लैब में थोड़ी बनाते हो, मछली आप जाते हो नेचर से पकड़ के लेकर आते हो उसको। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है फिशिंग करना भी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग,
ये आप लोगों का प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में आता है। पशुपालन किसके अंदर में आता है? पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री उसको बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मतलब आपके आपके हस्बैंड एनिमल है वो वाली बात नहीं। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री भी प्राइमरी के अंदर में आती है। एग्रीकल्चर भी एक तरीके की प्राइमरी एक्टिविटी है, ज्योग्राफी की पुस्तक के अंदर में दिया हुआ है। हमारे भारत की 2/3 जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से है, ठीक है। और एग्रीकल्चर आपका प्राथमिक संसाधन है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 1764 में बक्सर की लड़ाई के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था? देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आपके बीपीएससी में तो आया ही आया है, साथ ही साथ देखिए छत्तीसगढ़ टेट में भी आया था क्वेश्चन 2019 के अंदर में, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा की टीम ने लगा दिया आप लोगों के लिए क्वेश्चन, डेडिकेटेड टीम। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपको सिलेक्शन के साथ में टॉप रैंक भी लेकर आना है तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़िए। तो 1764 में बक्सर की जब लड़ाई हो रही थी उस समय में, ठीक है, आपका हेक्टर मुनरो जो है वो तो सेनापति था, लेकिन गवर्नर कौन था उस समय में? तो वो था वेंसीटाट। वेंसीटाट। तो टीचिंग परीक्षा के क्वेश्चंस आप में से कई सारे बच्चे बोलते कि सर जो पढ़ाया था बिल्कुल वैसे के वैसे ही आया था, क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा था। कई सारे मैंने इंटरव्यूज लिए टॉपर्स के, तो उन्होंने कहा कि सर जब क्वेश्चन पेपर देखे तो ऐसा लग रहा था कि यार ये तो आप ही ने बनाया पेपर। एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस के आधार पर पढ़ाया था आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पास में पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में। 13-14 साल का जो एक्सपीरियंस है पूरा का पूरा डिफरेंट एग्जाम्स का, ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम्स का, ठीक है, उसका पूरा निचोड़ निकाल के आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ वो सारे के सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं पूछे गए। अगर मैंने अभी आपसे फिशिंग पूछा है तो वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर में आया होगा, ठीक है। अगर आपसे मैंने माइनिंग बोला है तो वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर में आया है क्वेश्चन। अगर मैंने आपसे बोला कि टीचिंग किस कैटेगरी में आता है, टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी, वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर में आया होगा क्वेश्चन। तभी मैंने आप लोगों से बोला है कि कमेंट करके आंसर करो, ठीक है। और आप देख सकते हो कि जैसे ही वेंसीटाट देखा था हमने कि वो क्वेश्चन आया हुआ है, और पहले भी आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, 2019 में और आपका 2023 के अंदर में आपका इसमें भी पूछा गया, ठीक है। तो आगे के लिए भी आप तैयार रहिए, इसी तरीके से आप लोगों को मिलेगा। और आपको बताना चाहूंगा टीचिंग परीक्षा रिपब्लिक डे सेल आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। रिपब्लिक डे सेल जो है इसमें डायरेक्टली फ्लैट 60% आपको ऑफ मिल रहा है जितने भी कोर्सेस है, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 का जो न्यू बैच है वो हो, आपका केवीएस हो, डी ट्रिपल एस भी हो, ठीक है, सी टेट हो, आपका बीएस टेट हो, ठीक है, कंप्यूटर टीचर हो, आपका यूपी सुपर टेट, यूपी टेट, जे टेट, जितने भी कोर्सेस है सबके ऊपर में फ्लैट 60% ऑफ। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जितने भी बच्चे हैं जो 26 जनवरी से पहले ले लेंगे, ठीक है, उन सभी लोगों को जो है ये जो कोर्स है आपका वैदिक मैथमेटिक्स का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आप लोगों को। 2000 का कोर्स है, अदरवाइज टीचिंग परीक्षा पर 2000 का मिलता है ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको लेते भी है, ठीक है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, फ्री में, ओके। आपके कोर्स के साथ में बस आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स इस नंबर के ऊपर में 9322054840 इस नंबर पे, ठीक है, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज कर देना है, क्योंकि 2000 रुपए का आपका जो कोर्स है वो हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, आपकी तरफ से जो है आपको फ्री में मिल जाएगा ये, ठीक है। तो 26 जनवरी तक जितने भी लोग ले चुके होंगे वो कर सकते हैं इस पे मैसेज, ठीक है। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स अगर कल इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास आप चाहते हो कल 2 बजे, ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाएंगे एग्जैक्ट, ठीक है, 2 बजे आप सभी के सभी कल लाइव ओनली क्लास रहेंगी। और इस सेशन के बाद में आप उस सेशन के ऊपर में जाकर आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, ओके। उस सेशन के ऊपर में आप लोगों ने जो है लाइक कर देना है सेशन को, ठीक है, नोटिफाई मी का बटन दबा देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक वो चीज जो आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है आप लोगों को मिल सके, ठीक है। हर एक चीज जो आपको हम आपके लिए लाए हैं वो आपको मिल सके। तो सभी के सभी बच्चे, ठीक है, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ओके। चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और कल एग्जैक्ट जो है आप लोग 2 बजे आ जाएंगे। बिहार स्पेसिफिक नेशनल मूवमेंट, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने कहा है कि समाज सुधारक और भी कोई चीजें चाहिए होंगी तो वो बता देना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो सारी इंक्लूड करेंगे जो अब तक टीआरई के अंदर में, बीपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में, डी ट्रिपल एस बी में, जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पर मैं दिखाया डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में छत्तीसगढ़ टेट का क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैं पूछा। तो इस तरीके से हर एग्जाम, अलग अलग एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है जो अब आगे में आने वाले हैं वो करवाने वाला हूँ, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ देखिए जो भी यूट्यूब पे क्लास होती है टीआरई 4.0 की पेड क्लास के अंदर में, पेड बैच के अंदर में आपको वो पीडीएफ सारी मिलती है, ठीक है। हर एक पीडीएफ जो यूट्यूब पे होती है उसकी पेड पेड में उसकी पीडीएफ भी रहती है, ठीक है। तो ये भी एक फायदा हो जाता है आपका पेड क्लास लेने का, ठीक है। तो वहां पर में एक डेडिकेटेड सेक्शन ही हमने बना दिया है वाईटी पीडीएफ फॉर पेड स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि जो है
वहां पर मैं आसानी से एक ही जगह पे सारी की सारी चीजें मिल सके। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स कि आप सभी लोग, ठीक है, 7611101101 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर 9697884444 इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। कल भी मिलेंगे हम लोग, और कल टीचिंग परीक्षा का बर्थडे भी है। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, 26 जनवरी को टीचिंग परीक्षा का बर्थडे भी है। ठीक है, स्थापना दिवस। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।